थैंक यू। आराम से। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक तक डिस्कस किया था। आज हम लोग बेसिक के आगे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिक आपको ऑलरेडी पता है, बट एक बार रिवीजन देख लेते हैं। An HTML element is defined by a start tag in between some content and an end tag. So HTML elements is everything from the start to the end tag. So whatever your tag name, in between content and फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपने अपने टैग नेम को क्लोज करना है, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ सम HTML एलिमेंट लाइक हेडिंग। सो बिगिनिंग होगा H1 के साथ, और जब आप इसके अंदर अपना मैसेज जो भी स्टोर करना चाहते हैं उसके बाद आपने इसको क्लोज करना है फॉरवर्ड स्लैश H1। सिमिलरली आप पैराग्राफ के साथ काम करेंगे, बिगिनिंग, इन बिटवीन कंटेंट और लास्ट में क्लोज। सो इसका कुछ रेफरेंस यहाँ पर अवेलेबल है। स्टार्ट टैग जो कि इस तरह से होता है अपना, इन बिटवीन कंटेंट जो भी आप एलिमेंट में अपना मैसेज स्टोर करते हैं, और लास्ट में आपको मिलता है एंड टैग। सो कुछ टैग हमारे पास इस तरह से अवेलेबल है जिसमें एंडिंग नहीं होता है, जैसे कि BR हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। ऐसे मैनी मोर एग्जांपल्स आप आगे देखने वाले, लाइक इमेज टैग, फॉर्म टैग्स जो कि क्लोज नहीं होते हैं आपके। सो सम HTML एलिमेंट्स have no content like the BR element. These elements are called empty elements. Empty elements do not have an end tag like paragraph or heading. So heading अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्लोज हो रहा है, बट BR आपका ओपन ही रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा। बात करते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट। नेस्टेड से हमारा मतलब क्या है कि मेन जो हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं विच इज़ HTML। HTML के अंदर हमारा क्या कंटेन है? बॉडी। सो बॉडी क्या हुआ हमारा? नेस्टेड। बॉडी का नेस्टेड क्या हुआ? H1 एंड पैराग्राफ, ठीक है। So HTML elements can be nested. This means that elements can contain other element. So जैसे कि HTML ने contain किया हुआ है body, और body ने contain किया हुआ है H1 and paragraph. All HTML document consist of nested HTML elements. The following example contain 4 HTML element. First is HTML, then body, then inside body हम लोगों ने contain किया हुआ है H1 and paragraph tag. एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट एंड इट डिफाइंस द होल HTML डॉक्यूमेंट। इट हैज़ अ स्टार्ट टैग HTML एंड एंड टैग HTML, यानी कि बिगनिंग और एंडिंग आपकी इस तरह से होगी। देन इनसाइड द HTML एलिमेंट देयर इज़ अ बॉडी एलिमेंट जो कि स्टार्ट होता है आफ्टर HTML एंड बिफोर HTML आपका ये क्लोज हो रहा है, बॉडी। और बॉडी में हमने कंटेन किया है अपना हेडिंग्स। द बॉडी एलिमेंट्स डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी। इट हैज़ अ स्टार्ट टैग बॉडी एंड एंड टैग बॉडी। देन इनसाइड द बॉडी एलिमेंट्स देयर आर 2 अदर एलिमेंट्स H1 एंड पैराग्राफ। द H1 एलिमेंट्स डिफाइन अ हेडिंग। इट हैज़ अ स्टार्ट टैग H1 एंड एंड टैग H1 फॉरवर्ड स्लैश। और इसी तरह से सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं अपने पैराग्राफ जो कि ओपन होता है विद P एंड फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये आपका क्लोज होता है। सो यहाँ पर जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है वो क्या है? नेवर स्किप दी एंड टैग, यानी कि अगर आपने कोई टैग ओपन किया है तो वो क्लोज करना ही है, ठीक है, कुछ टैग्स को छोड़ के, ठीक है। बाकी मेजरली आप मान के चलिए 95% सिनेरियो में आपके सभी टैग्स बंद होंगे ही होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सम HTML एलिमेंट्स विल डिस्प्ले करेक्टली इवन इफ़ यू फॉरगेट दी एंड टैग। ये टैग कौन सा होगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ अगर आप क्लोज नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा आपके लिए? मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी ऑफर की इसको फॉन्ट की,
जिसमें स्टाइल वगैरह की हम लोग बात करें, तो वो ओवरफ्लो होगा नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर भी। बट अगर मैं पैराग्राफ को क्लोज नहीं करता हूँ तो दोनों पैराग्राफ ऑटोमेटिकली न्यू लाइन ही प्रोड्यूस करेंगे, वो एक लाइन में नहीं आएंगे आपके। सो हाउएवर नेवर रिले ऑन दिस, आपने इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है कि इस प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड एरर मे ओकर इफ़ यू फॉरगेट दी एंड टैग। अब आपको पता चला कि भाई क्लोज करो या मत करो, आउटपुट आ जाता है, इस पर आप बिल्कुल भरोसा करके बैठे हो और कल को आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रहा है इसकी वजह से, तो ये प्रैक्टिस नहीं बनानी है अपनी, ठीक है। प्रॉपर ओपन एंड क्लोज। एम्प्टी एलिमेंट्स की बात करते हैं। HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। द BR टैग डिफाइंस अ लाइन ब्रेक एंड इज एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ BR, हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है इस तरह से। तो ये पैराग्राफ आपका 2 लाइन में आया और ये BR की हेल्प से ये क्या हुआ, स्टेटमेंट यहाँ से ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं केस सेंसिटिव। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि आप इसको अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हैं। सो जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमने पैराग्राफ को स्मॉल से स्टार्ट किया है, बट अगर हम लोग उसको कैपिटल में भी लिख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो W3C है वो क्या कहता है कि आपने जितने भी एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब स्मॉल में, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर प्रोफेशनली कुछ सीख रहे हो तो अपने पास तो रखेंगे नहीं, तो आप कहीं डिप्लॉय करेंगे और एंड यूज़र को विजिट करेगा, तो एंड यूज़र तक वेबसाइट आपकी पहुँचे उसके लिए आपको सही टर्म्स में काम करना होगा, और वो सही टर्म्स क्या हैं जो W3C ने डिसाइड किए। So HTML tag are not case sensitive. P uppercase means the same as small p. There is no change. But the HTML standard does not require lowercase tag, but W3C recommends lowercase in HTML and demands lowercase for restricted document type like XHTML. So आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टैग्स कभी भी कैपिटल में नहीं लिखना। अब क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे स्कूल्स में मैडम या टीचर पढ़ा रहे होते हैं HTML, काफ़ी स्कूल्स में HTML CSS कॉमन चीज़ हो चुकी है और पिछले 10 से 12 साल पहले का अगर जर्नी हम लोग देखते हैं सब जगह सिखाया जाता है, इवन C++ वगैरह भी सब सिखाया जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको मिलती है ट्रेनिंग, तो वहाँ पर टीचर्स ना कैपिटल लेटर में सिखा देते हैं बच्चों को, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा दूर से देख रहा है और कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो दूर तक अच्छे से विजिबल हो जाता है, और स्मॉल में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो क्लियरिटी नहीं होती है। बट अब आपने वहाँ पर वो प्रैक्टिस बना ली कि अपर केस में हम लोग लिखना सीख गए और आगे चल के प्रोफेशनली आप इसको चलाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो ठीक है, ऑफलाइन, लाइव के लिए नहीं जा सकते हम लोग, ये हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML एट्रीब्यूट्स। तो एलिमेंट हमें समझ में आया कि जितने भी टैग्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब पहला पार्ट एट्रीब्यूट होता है क्या है, देखो कोई भी टैग होगा उसके अपने कुछ ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि आप फोटोशॉप सब सीख के आए हो, तो फोटोशॉप में आपका कैनवस होता है। कितने लोगों ने फोटोशॉप किया हुआ यहाँ पर, 1 2, आपने नहीं किया अभी तक, क्या होती है आपका ध्यान क्या है, इतना लेट फ़ोन चला रहे, रख दिया। जब क्लास में आते तो फिजिकली और मेंटली यहीं पर होना जरूरी है। फ़ोन लाइफ में कॉल करने से ज़्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यही फ़ोन है जिसने हमें खामखा बिजी रखा है, और अभी हम इतने बड़े तो हो नहीं गए कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, है ना। तो क्लास में फुल अटेंटिव रहो। क्या डिग्री कर रहे हो ना, है ना, किस लिए कर रहे हो, फॉर्मेलिटी के लिए कुछ करना है, कुछ करना है इसलिए कर रहे हो ना, तो कुछ करने के लिए अपने 24 घंटे में से 1.5 घंटा तो मुझे दे ही सकते हो, शायद लाइफ बदल जाए, है ना। या जस्ट खाली रद्दी इकट्ठी करनी सर्टिफिकेट की मेरे पास डिग्री होगी, नहीं ना, तो ध्यान रखो इस चीज़ को, क्योंकि मेरा काम समझाने का है, मेरा काम अब वो तो है नहीं स्कूल वाली की वो टीचर मारते, मैं वो तो कर नहीं सकता, लेकिन अगर यहाँ गलती करोगे तो उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाओगे।
इस चीज़ की गारंटी है। तो 1.5 घंटे के बाद फ़ोन चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट मेरी क्लास में मत करो। ठीक है, क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, क्योंकि घर से इसीलिए उठ के आए। सो फोटोशॉप में जैसे हम लोग कोई कैनवस अपना प्रोड्यूस करते हैं, लाइक जो भी आप आर्ट बोर्ड बनाते हैं वहाँ पर, तो क्या होता है कि आप उसका कलर देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है वाइट, और हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक अगर आप कोई मैगजीन कवर बना रहे हो तो कलर को चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से HTML में जो भी हम लोग यहाँ वेब ब्राउज़र्स के अंदर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी। और बॉडी का कलर अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होगा बॉडी का, बीजी कलर, और बीजी कलर की हेल्प से क्या होगा, हमारा कलर चेंज हो जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ टैग्स आप यहाँ देखेंगे जो कंटेनिंग है, यानी कि एम्प्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कंटेनिंग की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर एट्रीब्यूट और उनके प्रॉपर्टी आपको मिलने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल HTML attributes provide additional information about HTML element. All HTML element can have attributes. Attributes provide additional information about element. Attribute are always specified in the start tag. यानी कि अगर मेरा ये A टैग है तो एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पर, HREF, जिसको बोलते हैं हाइपर रेफरेंस। तो ये देख सकते हैं आप, एंडिंग में नहीं है एट्रीब्यूट, कहाँ पर है, ओपनिंग टैग में। सो हमें ध्यान रखना है स्टार्ट टैग में एट्रीब्यूट को पास करना होता है। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम्स इन नेम एंड वैल्यू पेयर। लाइक आपका एट्रीब्यूट का नेम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। सो वैल्यू प्री डिफाइन भी हो सकती है और वैल्यू यूज़र डिफाइन भी हो सकती है। अब एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं ए टैग एट्रीब्यूट क्या है, प्री डिफाइन HREF, लेकिन मुझे URL क्या बाइंड करना है जिसको क्लिक करके यूज़र विजिट करेगा, वो मेरी चॉइस है। तो ये क्या हुआ, यूज़र डिफाइन। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ विजिट गूगल, तो हमने लिख दिया google.com। अगर मैं लिखता हूँ विजिट याहू, मैं क्या लिख सकता हूँ, yahoo.com। तो यूज़र उस पर्टिकुलर URL पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। सो क्लिक करेंगे विजिट गूगल और आप यहाँ देखेंगे हमारा पेज ओपन हुआ गूगल का। कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने इस विजिट गूगल को इसी से ही बनाया। ठीक है, बात करते हैं इमेज टैग की। इमेज में क्या होता है, सोर्स एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट, एक और होता है ALT एट्रीब्यूट। तो सोर्स जो भी मैं इमेज अपने वेबसाइट में लगाना चाहता हूँ वो मेरी चॉइस है ना, मुझे क्या लगाना है। तो यानी कि सोर्स इज़ प्री डिफाइंड बट एट्रीब्यूट वैल्यू इज सॉरी यूज़र डिफाइंड। ठीक है, वो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। सो द IMG टैग इज़ यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज। The SRC attribute specifies the path to the image to be displayed. So हमने यहाँ पर IMG 7 का रेफरेंस दिया हुआ है, तो हमारा इमेज नंबर 7 हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब ये इमेज यहाँ पर डिस्प्ले कैसे होगा, तो सोर्स में हमने फर्स्ट यहाँ पर रेफरेंस दिया अपनी डायरेक्टरी का, यानी कि फोल्डर। तो अगर आप अपने रूट फोल्डर में आएंगे आज की डेट में, तो यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर अवेलेबल है और इसके अंदर IMG 7 आप यहाँ पर देखेंगे अवेलेबल है। इसका फाइल टाइप क्या है, आप देखेंगे मेरे पॉइंटर के रखने पर लिखा है JPG फाइल। तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया है इसको, फोल्डर नेम, इमेज नेम डॉट उसका एक्सटेंशन। ठीक है, प्लस विड्थ हमने उसको मेंशन किया 300, जिसकी वजह से ये आपका रिसाइज हो गया। अगर मैं इसका ओरिजिनल साइज़ आपको दिखाऊँ ड्रैग करके यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इमेज है, बट हमने विड्थ वहाँ पर मेंशन किया 300, इसलिए मुझे स्केल डाउन होकर दिखाई दे रहा है, राइट। सो देयर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द URL इन दी सोर्स एट्रीब्यूट। वन इज़, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, कि आप अपने रूट पर इमेज को डाउनलोड करके रख लें और अपनी वेब पेज में उसको कोड के थ्रू रेफरेंस दे दें। सेकेंड एग्जाम्पल, हम किसी लाइव साइट का पाथ वहाँ पर दे सकते हैं इमेज के URL में, और वो इमेज आपको विजिबल हो जाएगा। सो जैसे कि हम पहला देखते हैं एब्सोल्यूट URL, लिंक टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक फ्लिप्स के ट्रिमर का इमेज लेके आए। अब ये इमेज कहाँ पर होस्ट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। सो फ्लिपकार्ट का ये URL है जहाँ से हमारा ये इमेज हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो सोर्स में आप अपने लोकल कंप्यूटर का पाथ भी दे सकते हैं, प्लस लाइव साइट का भी पाथ दे सकते हैं।
ठीक है, तो ये चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब इसके साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। अब प्रोज ये हो गया कि भाई कल को मान लो कि भाई कोई नया मॉडल आता है और वो इसी नाम पर अगर रिप्लेस करते तो मेरे पास भी अपडेट हो गया। और डिसएडवांटेज क्या हुआ, कॉन्स क्या हुआ कि भाई मान लो उन्होंने डिलीट करा तो मेरे पास से भी चला गया, है ना। तो क्या है यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ है, एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट इफ you do not get permission to use it, you may be in violation of copyright laws. In addition, you cannot control external images. It can suddenly be removed or changed by the site owner, है ना, पॉसिबल है। दूसरा होता है रिलेटिव यूआरएल, जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल देखा, पीछे होगा, बाहर से जाके ना अकाउंट के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से बंद होगा। तो सेकेंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल जो कि आपके पास इमेज आपके डायरेक्टरी में अवेलेबल होगी, ठीक है, ये एग्जांपल रिलेटिव है। सो लिंक्स टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट वेयर द यूआरएल डज नॉट इंक्लूड द डोमेन नेम। इफ द यूआरएल बिगिंस विदाउट स्लैश इट विल बी रिलेटिव टू द करंट पेज। एग्जांपल सोर्स इक्वल टू हमने डिफाइन किया था img/img7.jpg। तो यहाँ पर किसी HTTPS का जिक्र नहीं है, बट इस एग्जांपल में आप देखेंगे HTTPS करके यहाँ पर कुछ हमने मेंशन किया हुआ है। तो जब भी आपका इमेज सोर्स के यूआरएल में HTTP अगर अटैच होगा तो वो हो गया एब्सोल्यूट यूआरएल, और अगर विदाउट HTTPS आपको दिखता है तो वो हो गया आपका रिलेटिव यूआरएल, है ना। सो इफ द यूआरएल बिगिंस विद अ स्लैश इट विल बी रिलेटिव टू द डोमेन। एग्जाम्पल लाइक दिस, इस तरह से। सो हमने अपने एग्जाम्पल में विदाउट स्लैश रखा हुआ है, बट अगर स्लैश इमेजेस के आगे लगा हुआ है तो मान लीजिए कि एक इमेज किसी डोमेन पर है xyz.com, तो वो उस पर्टिकुलर डोमेन को बिलोंग करेगी, ठीक है। सो टिप, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस्ट टू यूज रिलेटिव यूआरएल, दे विल नॉट ब्रेक इफ़ यू चेंज डोमेन। एग्जाम्पल, भाई आज आपने कोई एक डोमेन चलाया हुआ है abc.com, अब ड्यू टू एनी रीज़न आपने एक साल के बाद उसको रिन्यू नहीं कराया, बट आपके पास डेटा है, तो कल को आप ABC से XYZ पे अगर जाना चाहते हो तो आप लेके चले जाइए, आपका कोई भी इमेज ब्रेकडाउन नहीं होगा, जो पहले जैसा दिख रहा था वैसा ही एज इट इज़ आपको डिफरेंट यूआरएल पर भी दिखाई देगा बिकॉज ऑफ रिलेटिव। बट अगर मैंने उसको इस तरह से बनाया होता कि abc.com करके और देन आगे इमेज का नेम लिखा होता, ABC तो है नहीं, क्योंकि ABC डिसकंटिन्यू हो गया, वो एक्सपायर हो चुका है, तो आपका इमेज नहीं आएगा, फिर आपको सारे ABC XYZ से रिप्लेस करने पड़ेंगे, यानी कि टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमेज में जो एट्रीब्यूट्स आते हैं, और वो क्या है, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। The IMG tag should also contain the width and height attributes which specify the width and height of the image in pixels. तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 300 और हाइट लिख रहे हैं हम लोग 188, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये HTML में पिक्सल्स में कंसिडर होता है। पिक्सल्स में ही क्यों हो रहा है, इंचेस सेंटीमीटर मिलीमीटर में कंसिडर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्क्रीन पर जो भी आप लोग काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो पिक्सल्स में होती है, ठीक है। और जब हम लोग प्रिंट की बात करते हैं तो वो सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर्स इसमें कंसिडर होती है। सो दैट्स वाई ये क्या होगा, पिक्सल में कंसिडर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसको एक विड्थ और हाइट ऑफर किया, जिसकी वजह से इसका साइज इतना आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट होता है आपका ALT एट्रीब्यूट। ALT यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट। द रिक्वायर्ड ALT एट्रीब्यूट फॉर द इमेज टैग specifies an alternate text for an image. If the image for some reason cannot be displayed, this can be due to a slow connection or an error in the source attribute, or if the user uses a screen reader. तो ALT एट्रीब्यूट आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है इस केस में। अब एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, हमने क्या लिखा है, फ्लावर इमेज, जो कि मीनिंगफुल रखा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक फ्लावर देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर ये कोई स्पेसिफिक आपको नेम पता है तो वो पर्टिकुलर उस फ्लावर का नेम भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा फ्लावर इमेज का लिखने का, तो अगर गूगल में हम लोग आते हैं तो गूगल दो तरह की सर्च हमें ऑफर करता है। एक
क्वेरी बेस्ड यानी टेक्स्ट बेस्ड, दूसरा क्या होता है इमेज बेस्ड। हमने अब यहाँ पर देखा कि हमारा ये चेंज हो चुका है, यहाँ पर लिखा आ रहा है गूगल और उसके नीचे क्या लिखा रहा है इमेजेस। और अगर हम लोग बैक कर देते हैं यहाँ से तो ये आपका टेक्स्ट बेस्ड सर्च है। टेक्स्ट में आज की डेट में अगर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ फ्लावर इमेज, ऐसा नहीं कि इमेज नहीं आएगा, आएगा लेकिन मिक्स आएगा, इमेजेस भी होंगी और टेक्स्ट लिंक भी होंगे। बट अगर मैं यही सेम कीवर्ड एंटर करता हूँ इमेजेस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लावर्स की इमेजेस ही दिखाई देंगी। ठीक है, अब फ़र्ज़ कीजिए कि भी आपने अपना कोई वेबसाइट बनाया और वहाँ पर आपने अपना कीवर्ड डाल दिया फ्लावर इमेज के नाम से। ठीक है, सो इस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर आपका ये फाइल लाइव है किसी XYZ डोमेन पर, तो जब गूगल में कोई सर्च करता है फ्लावर इमेज कीवर्ड के साथ तो इन मिसलेनियस इमेजेस के बिटवीन कहीं पर भी आपकी भी इमेज हो सकती है। ठीक है, अब ALT कितना पावरफुल होता है, तो एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर एक कीवर्ड लिखिए सलमान, तो क्या पकड़ रहा है ऑटोमेटिक, है ना, खान को कंसिडर कर रहा है। मैं खान बताऊंगा नहीं इसको, मैं सलमान को ही एंटर करूँगा। क्या इतने नंबर ऑफ इमेजेस के अंदर सलमान के अलावा हमें कोई और दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। ये क्या हुआ, पॉपुलैरिटी ऑफ कीवर्ड। ठीक है, जो कि ALT में ही हम लोग लोड करते हैं। या अगर मैं यहाँ पर जाके सिर्फ लिखता हूँ अजय, तो ये देखो मैं इसको ये नहीं बता रहा कि मैं देवगन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अजय बहुत सारे हो सकते हैं, बट पॉपुलैरिटी इंटरनेट पर किसकी है, अजय देवगन। ठीक है, या अगर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ कार्तिक, ठीक है, मैं आगे ये नहीं बताऊँगा आर्यन। ठीक है, कौन दिख रहा है ना भाई, एक तो आप पूरा बताते हो भाई, हम बता रहे हैं कि ALT की पावर क्या है। तो यानी कि जितने लोगों ने भी कार्तिक आर्यन के बारे में लिखा उन्होंने ग्राफिक यूज़ किया होगा, क्योंकि कोई भी आर्टिकल इमेज के बिना इनकम्प्लीट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लो, अगर आप अपने चाइल्डहुड में अगर अपना न्यूज़पेपर वगैरह अगर देखते होंगे तो आप उस आर्टिकल को पढ़ना पसंद करते थे जो मेन पेज पर होता था, क्योंकि वहाँ पर बड़ा सा इमेज होता था। इनर पेजेस में इमेजेस कम होती है, खाली टेक्स्ट बेस ज़्यादा होता है ना, जो कि इमेज प्रिंट करने में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और पब्लिशर्स क्या करते हैं, टेक्स्ट बेस आर्टिकल लिख देते हैं, क्योंकि एक इमेज में जितना कलर जाएगा उतने पूरा मेरा एक पेपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो लोग इमेज को अवॉइड करते हैं इनर पेजेस में। बट ग्रेजुअली लोगों को समझ में आ गया पब्लिशर्स को भाई इमेज बहुत ज़रूरी है, बिना इमेज के काम नहीं हो सकता, क्योंकि रीडरशिप धीरे धीरे कम होती चलेगी ना। फिर बाद में ले दे के 2010-12 के बाद में इंटरनेट इतना ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया इंडिया के अंदर कि भाई आज की डेट में न्यूज़पेपर शायद ही कोई खरीद रहा है, मेट्रो सिटीज़ में तो नहीं खरीद रहा है ना। उसके पीछे का रीज़न यही है। ठीक है, तो अब चल रहा है इंटरनेट का दौर, डिजिटलाइजेशन। तो जो भी कोई आर्टिकल, कोई प्लेटफॉर्म, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स आप देख रहे हैं, IMDb आप देख रहे हैं, बुक माई शो आप देख रहे हैं, जिन्होंने भी इसके फोटोग्राफ को अपलोड किया अपनी वेबसाइट में, उन्होंने ALT में कार्तिक आर्यन मेंशन किया हुआ। अब या तो कोई कार्तिक आर्यन पूरा लिखे या कार्तिक लिखे, तो हम लोग इंटरनेट पर गूगल कैसे समझता है कि किस कीवर्ड की स्पिनिंग सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो बार बार यूज़ हो रहा है। अगर सलमान है तो सलमान का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रखा है कीवर्ड का, सभी ने उसके बारे में न्यूज़ लिखी है। या अगर कार्तिक है तो उसके बारे में मैगजीन्स में भी लिखा है, मूवीज़ उसकी आती हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर आपका चीज़ सर्च में टॉप पे आ जाता है। तो इंटरनेट का सीधा सा फंडा है, लास्ट 24 घंटे में जो सबसे ज़्यादा सर्च हुआ होगा, अगर वो कीवर्ड कहीं रिलेवेंट होगा तो वही आपको सबसे पहले डिस्प्ले होगा, है ना। तो एट्रीब्यूट में आपको समझ में आया ALT का काम क्या है। तो ये आप बहुत मीनिंगफुल डिफाइन करेंगे, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ पर 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड में लिख सकता हूँ, जितना डिस्क्रिप्टिव लिख सकता हूँ लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ज़रूरी है। तो अब इसका बेनिफिट हम लोग ज़रा यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, दिस कैन बी ड्यू टू अ स्लो कनेक्शन। हो सकता है कि आपकी इमेज देखने में इतनी छोटी है बट एक्चुअली में वो इतनी है नहीं, वो काफ़ी बड़ी इमेज है जैसे हम लोग देख रहे हैं। तो अगर मान लो कि आप किसी रिमोट एरिया में, ठीक है, जहाँ पर नेट आपका 5G ना काम करके 3G चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर जो है वो 4G 3G बंद कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा, या तो 2G चल रहा होगा या 4G होगा या 5G होगा। मान लो 2G होगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब ये चंक्स में लोड हो जाएगी इमेज,
और हो सकता है कि रिक्वेस्ट करने पर इमीडिएट आपको इमेज दिखाई भी ना दे, बहुत देर के बाद लोड होना स्टार्ट हो ड्यू टू स्लो कनेक्शन। तो उस केस में क्या होगा, जब तक इमेज लोड नहीं होगा तब तक वहाँ पर क्या लिखा आता रहेगा, या ऐसा फर्ज करते हैं कि भाई जब वेब डिज़ाइनर इस इमेज को अटैच कर रहा था तो बाई मिस्टेक 7 की जगह पर 71 हो गया या 17 हो गया, तो वहाँ पर अगेन क्या लिखा आ जाएगा इमेज की जगह पर। ये होता है काम ALT का। तो डिज़ाइनर के लिए भी बेनिफिशियल है, गूगल SEO के पॉइंट से भी बेनिफिशियल। तो ये अब हर एक एलिमेंट का एक ना रिक्वायरमेंट होता है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अदर इज़ ऑप्शनल। तो जब भी हम लोग इमेज टैग को यूज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि SRC और ALT ये मैंडेटरी है। विड्थ हाइट लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, बट अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, इसको डिज़ाइनिंग के लेवल पर अगर देखें तो आप नहीं लगाओगे, आउटपुट आपका आ जाएगा, बट जैसे ही आपकी वेबसाइट लाइव होगी गूगल आपको डिलिस्ट कर देगा। वो कहेगा आप एक अधूरा प्रोजेक्ट मेरे पास लगाएं जिसको मैं ही नहीं समझ पा रहा था, एंड यूज़र क्या समझेगा, है ना। एट्रीब्यूट के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आएंगे, हेडिंग्स। हेडिंग्स आर टाइटल्स और सबटाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। सो हेडिंग्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, H1 जिसको हम लोग बोलते हैं, और 1 सबसे लार्जर साइज यूज़ करता है और 6 सबसे स्मॉलर साइज होता है, और ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो यानी कि जब भी कोई वेबसाइट बनेगी तो आपको ये ध्यान रखना है उसमें H1 तो होगा ही होगा। अब कितनी बार होगा H1? एक पेज में अगर एक वेबसाइट 10 पेजेस की है फॉर एग्जांपल, तो हर एक पेज में H1 का एक ही बार यूज़ होगा, रिपीटेशन नहीं हो सकता। रिपीटेशन होगा तो अगेन गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका फोकस कीवर्ड क्या है। इसमें जाता है अपना फोकस कीवर्ड, जिसको आप चाहते हैं कि जैसे यूज़र सर्च करें इमीडिएट मैं वहाँ पर दिख जाऊँ। ठीक है, HTML headings are defined with the H1 to H6 tags. H1 defines the most important heading and H6 define the least important heading. और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चलता है। So browsers automatically add some white space जिसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं before and after a heading. So आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग मैंने 1 से लेकर 6 तक लिखा, बट मैंने कहीं पर कोई BR लगाया क्या? तो H1 क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये हमेशा जब भी यूज़ होगा एक नई लाइन प्रोड्यूस कर लेगा खुद से, लाइक अ पैराग्राफ। हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट, सर्च इंजन यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस। यूजर ऑफन स्किम a page by its heading. It is important to use headings to show the document structure. H1 headings should be used for main headings, followed by H2 headings, then the least important heading H3 and so on. H2 और H3 भी गूगल कहता है कि 1 टाइम ही लगाओ, बट अगर मैं मल्टीपल टाइम लगा देता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन H1 के साथ ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, use HTML headings for headings only, don't use heading to make text big or bold. अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बोल्ड करना है, हेडिंग डाल दो, बोल्ड भी हो जाएगा और साइज भी बड़ा हो जाएगा, बट ये क्या हो गया, एलिमेंट का मिसयूज़। जो पर्पस के लिए वो डिज़ाइन किया गया था वो पर्पस आप उससे फुलफिल नहीं कर रहे, कुछ दूसरा काम ले रहे हैं। ठीक है, सो बिगर हेडिंग अगर आपको बनाना है, सो ईच HTML हेडिंग has a default size, however you can specify the size of any headings with the style attribute using the CSS font size property. So maybe मुझे लगता है कि जो H1 default प्रोड्यूस होके आ रहा है उससे मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे और बड़ा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे CSS का स्टाइल एट्रीब्यूट, क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज, क्या लिखेंगे यहाँ पर 60 पिक्सल, मैंने 60 लिखा है, आपको 120 पिक्सल लिखना है, लिखो चलेगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है, लार्जर साइज प्रोड्यूस हुआ डिफ़ॉल्ट से, तो इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट एक आप लोगों ने टर्म सुना होगा विच इज़ UI एंड UX, है ना। अब UI UX क्या है,
हर एक चीज़ का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, हर एक चीज़ का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऑटोमोबाइल में चलते हैं, एक 5 सीटर कार आप कभी भी टेम्पो ट्रैवलर के साइज में एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इतनी बड़ी हो जाए, फिर वो कार तो लगेगी नहीं, यानी कि फील खत्म हो गया ना कार वाला, फिर वो कुछ और ही बन गया, है ना। तो वही सेम चीज़ है कि हेडिंग अगर आप बना रहे हो तो वो हेडिंग हेडिंग जैसा दिखे, ये नहीं कि मेरे पास पावर आ गया कि मैं जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकता हूँ वहाँ पर मैं कुछ भी डाल दूँ, ठीक है। तो 80 पिक्सल्स बियॉन्ड हेडिंग नहीं बनाना, ठीक है। डालने के लिए अब आप पिक्सल्स में कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, 200 300 400, बट आंखों को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना देखने में। अब है वो एक हेडिंग, लेकिन साइज़ इतना बड़ा आपने लिख दिया CSS के अंदर कि वो बन गया पैराग्राफ, तो क्या फ़ायदा उसका, है ना। तो चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम कुछ भी चला दें वहाँ पर, ऐसा नहीं करना। तो ये था हेडिंग का टॉपिक। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पैराग्राफ्स। कोई भी वेबसाइट जब बनेगा तो आपको उस वेबसाइट में कुछ डिस्क्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट में जब लोग आते हैं तो यहाँ पर कहीं डिस्क्राइब तो किया हुआ ही नहीं कुछ। भाई प्रिंटर तो प्रिंटर लिख दिया उन्होंने, यहाँ पर पावर बैंक है तो पावर बैंक लिख दिया उन्होंने एग्जांपल के लिए, यहाँ पर बर्ड्स है तो उन्होंने उसके बारे में लिख दिया। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना, वन लाइनर ही है या वन वर्ड है ना। ऐसा तो नहीं कि मल्टी लाइन कुछ कहानी लिखी है उन्होंने यहाँ पर, नहीं, बट कहीं तो लिखा होगा ना। तो चलो ट्राई करते प्रिंटर्स, ठीक है। पहला दिखाई दिया पैराग्राफ। अब हमें किसी भी एक प्रिंटर को ओपन कर लेते हैं, लाइक कैनन। तो कैनन के बारे में कहीं तो कुछ लिखा गया होगा, क्या है, पैराग्राफ, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अगेन पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं, इस तरह से दिखाई दिया। बट ये एक ई-कॉमर्स साइट है तो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में हमें जाके मिल रहा है, लैंडिंग पेज पर नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ arenaanimationindia.com। ये वेबसाइट स्टार्ट होती है इस तरह से, और यहाँ पर अभी कंटेंट लोड होगा। अब आप देख रहे हो ये लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पर अभी इमेज आया नहीं है, और ये इमेज भी पूरा अभी तक लोड हुआ नहीं है। देखो झटके से लोड होना स्टार्ट हुआ ना कंटेंट, टाइम लगा ना लोड होने में, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यकीन हो तो चलो इंस्पेक्ट करना तो सीख चुके हैं ना हम लोग। क्या करेंगे, राइट क्लिक, क्या यूज़ करेंगे, इंस्पेक्ट। क्या दिखता है, पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। तो क्या समझ में आया, जब भी मल्टी लाइन टेक्स्ट की बात होगी तो क्या यूज़ होगा, पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे मैटर लिखा है, ये पैराग्राफ का ही काम है। तो फ्लिपकार्ट में एक फुटर सेक्शन दिया होता है, आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आते जाइए, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अबाउट अस, मैटर लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिख दिया अपने बारे में, पैराग्राफ ही पैराग्राफ बड़े भरे बड़े, वहाँ पर पूरी कहानी लिख दी उन्होंने। क्योंकि आज का जो मॉडर्न विजिटर है वो ज़्यादा कंटेंट पसंद नहीं करता, वो ये चाहता है कि विजुअल प्लस कंटेंट रिलेवेंट उसके साथ हो, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, बंदे का पढ़ने का भी मन करेगा, ठीक है। अब वहाँ पर आप भर डालो जी पूरा पैराग्राफ, 2-3 मतलब बड़े बड़े लिख डालो, तो कोई भी बंदा आपका कंटेंट पढ़ने नहीं वाला। तो उन्होंने बुलेट पॉइंट की तरह उसको लिखा है। तो चलो चेक करते हैं क्या पैराग्राफ यहाँ पर है या नहीं। तो जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, क्या दिखता है, पैराग्राफ है। और चलते नीचे, क्या दिखाई दे रहा है, पैराग्राफ, है ना। तो यानी कि ये तो समझ में आ गया कि जहाँ भी मल्टी लाइन की बात होगी वहाँ पर पैराग्राफ यूज़ होगा। चलो बात करते हैं इनोवेशन, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कौन सा हेडिंग है, H1 हो गया ना। तो यानी कि ये भी क्लियर हो गया कि जहाँ भी हेडिंग्स का जिक्र आएगा वहाँ पर हमें यूज़ करना है हेडिंग्स का। ज़रूरी नहीं कि वो H1 हो,
अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लिखना है तो H1 इस्तेमाल करो। उसके बाद में अगर आपको लगता है कोई उससे कम फोकस वाला कीवर्ड है तो उसके लिए H2, उससे और कम पर जाना है तो H3। तो आपको अपने कीवर्ड का ऑर्डर भी डिसाइड करना पड़ेगा। भूमि माइक म्यूट कर लीजिए अपना, थैंक यू। So, a paragraph always starts on a new line and is usually a block of text। मत करो, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, शायद तुम्हारे लिए अरीना में सबसे बेकार फैकल्टी बन जाए। मत करो, अगर तुम्हें यही करना है तो दूसरा बैच ले लो, स्किप कर दो। हाँ जी, वीडियो का भी हम लोग आगे जिक्र करेंगे, इमेज और वीडियो को किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे मल्टीमीडिया जब सेक्शन में हम लोग आएंगे ना तब डिस्कस करेंगे। इमेज भी डिस्कस होगा, ऑडियो भी डिस्कस होगा, इवन यूट्यूब से अगर कोई वीडियो में एम्बेड करना है तो वो भी कैसे यूज होगा। हाँ 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 हाँ, नहीं, दो अलग सेपरेट पैराग्राफ बनाइए, पॉसिबल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि हम एक पैराग्राफ में दो अलग कलर ऑफर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, तो हम उस पर आएंगे अभी। तो फॉन्ट एलिमेंट आपको एक मिलता है, फॉन्ट एलिमेंट के अंदर आपको फेस, साइज़, कलर तीनों चीज़ें आती हैं, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी क्वेरी याद रखिएगा, मैं भी इसको रिजॉल्व कर दूँगा, पहले स्टार्ट को कंप्लीट करते हैं। सो पैराग्राफ element defines a paragraph. A paragraph always start on a new line and browser automatically adds some white space before and after a paragraph। तो कोड में हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, HTML display, you cannot be sure how HTML will be displayed। Large or small screens and resized window will create different result। मतलब अभी अगर मैंने अपने पेज को जूम किया तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि अब दो लाइन बन गई अपने आप। अगर मैं पेज को जूम आउट कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सिंगल लाइन हो गया, या अगर मैं स्क्रीन को इस तरह से रिसाइज कर लेता हूँ तो ये देखो अगेन मैटर ब्रेक हो रहा है ना। इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया। लार्ज और स्मॉल स्क्रीन एंड रिसाइज्ड विंडो विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट्स। So with HTML you cannot change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code। The browser will automatically remove any extra spaces and lines when the page is displayed। So paragraph tag हमने यहाँ पर डिफाइन किया, बट हमने इस पूरे मैसेज को एंटर लगा लगा के लिख दिया है ना, इस तरह से। बट जब हम इसका आउटपुट एक्सपीरियंस करेंगे तो ये मुझे आउटपुट में सिंगल लाइन ही डिस्प्ले होने वाला है। तो स्टेटमेंट पढ़िए क्या है। दिस पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइन्स इन द सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर्स इट। क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आया ना आउटपुट। दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा, दिस पैराग्राफ कंटेन अ लॉट ऑफ स्पेसेस। हमने बीच में स्पेस बार बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बट अगेन ब्राउज़र ने उसको क्या कर दिया, इग्नोर। यानी कि आपका कीबोर्ड का फिजिकल एंटर या फिर आपके कीबोर्ड का फिजिकल स्पेस कभी भी कोडिंग में कंसिडर नहीं होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस या न्यू लाइन प्रोड्यूस करना है तो न्यू लाइन के लिए चलता है BR, और स्पेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं NVS की या फिर प्री टैग। तब आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो जैसा आपने लिखा है। बात करेंगे नेक्स्ट HTML हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज अ HR। The HR tag defines a thematic break in an HTML page and is most often displayed as a horizontal rule। The HR element is used to separate content or define a change in an HTML page। तो जिस एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, this is a heading 1, this is some text, then HR, then फिर heading 2 and some other content। आउटपुट आप देख सकते हैं, this is a heading 1, दिस इज सम कंटेंट, इन बिटवीन आपको एक डिवाइडर दिखाई देगा HR। अगेन HR भी आपका
नॉन कंटेनिंग यानी कि एम्प्टी टैग, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड लाइन का आउटपुट है, दिस इज सम अदर टैग। द एच आर टैग इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग। बट बी आर में भी आपका एम्प्टी होता है, लेकिन बी आर में कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, एच आर में होता है, ठीक है। सो एच टी एम एल लाइन ब्रेक, द एच टी एम एल बी आर एलिमेंट डिफाइंस अ लाइन ब्रेक। बी आर क्या करता है, ये वाला आउटपुट लेकर आएगा आपके लिए इस तरह से। सो यूज बी आर इफ़ यू वॉन्ट अ लाइन ब्रेक, अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। मैं नहीं चाहता कि मुझे दो पैराग्राफ बनाने, हमने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज़ अ पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक, बट पैराग्राफ को हमने क्या करा, बी आर में रैप कर दिया। आउटपुट क्या आ रहा है, दिस इज़ अ एक अलग लाइन में, पैराग्राफ एक डिफरेंट लाइन में, एंड विद लाइन ब्रेक एक अलग लाइन में, क्योंकि हमने 2 टाइम्स बी आर को यूज़ किया। तो पैराग्राफ यहाँ से ब्रेक हुआ इसकी हेल्प से, ये मैसेज ब्रेक हुआ इस बी आर की, ठीक है। द बी आर टैग इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग। अब बात करते हैं द पोएम प्रोमन। मान लीजिए आपने एक पोएम यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने पी टैग में डिफाइन किया, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत फेमस पोएम है, हु हैज़ सीन द मूवी। तो यहाँ पर क्या है, दिस पोएम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन, हमने पैराग्राफ में इसको इस तरह से डिफाइन किया, बट जब हम लोग आउटपुट एक्सपीरियंस करने जाते हैं तो ये मुझे पैराग्राफ की तरह दिखाई दे रहा है। अब ऐसा पढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करें कि ये एज इट इज़ आ जाए। अब अगर आप बी आर के साथ जाते हो तो आपको बी आर मल्टीपल टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, देन सिंगल टाइम आपको लिखना पड़ेगा हर एक लाइन में, बट ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी इस केस में, सोल्यूशन क्या है, प्री एलिमेंट, मतलब प्री फॉर्मेटेड। The HTML pre-element defines pre-formatted text. The text inside a pre-element is displayed in a fixed width font, usually Courier, and it preserves both space and line break. तो हमने p को रिप्लेस किया ओनली विथ प्री, ठीक है, p को प्री से रिप्लेस किया है, और आप आउटपुट एक्सपीरियंस कीजिए क्या रहा है, जैसा हमने ऊपर डिफाइन किया। तो पैराग्राफ में और प्री में डिफरेंस समझ में आया, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हम लोग सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते थे, जब तक इमोजीज़ ईजाद नहीं हुए थे, तो हम लोग क्या करते थे, ये सारी चीज़ें प्री के थ्रू ही बना के लोगों को सेंड किया करते थे। बट बाद में एक जैपनीज़ पर्सन है जिन्होंने इमोजी का ईजाद किया, और फिर वो काफ़ी ट्रेंड में आ गया, और आज के दिन हर एक एक्सप्रेशन से रिलेटेड आपको इमोजीज मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है HTML स्टाइल टॉपिक। स्टाइल की जब बात आती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं CSS की, और ये CSS का कौन सा पार्ट है, इनलाइन CSS। तो स्टाइल क्या है, एक एट्रीब्यूट है बाकी की तरह, जैसे हमने अभी देखा ना href, या हमने सोर्स देखा, विड्थ देखा, हाइट देखा है, या ALT। इसी तरह से HTML में एक एट्रीब्यूट है स्टाइल, और ये स्टाइल एट्रीब्यूट कंटेन करता है अपने अंदर इनलाइन CSS को। So the HTML style attribute is used to add styles to an element such as color, font size and more. बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है CSS की, बट अभी हम लोग बिल्कुल मिनिमलिस्टिक बात करेंगे। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ किया अपना नॉर्मल पैराग्राफ, इसके ऊपर हमने जैसा डिफ़ॉल्ट होता है वैसे ही रखा है। सेकेंड पैराग्राफ को हमने कलर ऑफर किया रेड, थर्ड को हमने ऑफर किया ब्लू, फोर्थ को हमने कलर की जगह पर क्या ऑफर किया है, फॉन्ट साइज। आप आउटपुट देख सकते हैं, आई एम नॉर्मल, आई एम रेड, आई एम ब्लू एंड आई एम बिग। तुम्हारा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। The HTML style attribute, the settings, the style of an HTML element can be done with the style attribute. The HTML style attribute has the following syntax. कोई भी टैग का नेम होगा, उसके बाद में आपने स्पेस लिखना है, स्टाइल इक्वल टू प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। बट वैल्यू जो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे वो कॉलन के साथ करना है, ना कि इक्वल टू के साथ। अगर HTML की बात होती है तो लिखा जाता है एट्रीब्यूट इक्वल टू एट्रीब्यूट की वैल्यू, बट जब स्टाइल के अंदर बात आती है तब लिखा जाता है प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या है, स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम लोग जैसे बात करते हैं कलर, कलर हमें क्या रखना है, ग्रीन।
तो प्रॉपर्टी क्या हुआ, कलर, वैल्यू क्या हुआ, ग्रीन, रेड, जो भी आप रखना चाहें वो डिफाइन करेंगे। द प्रॉपर्टी इज अ सी एस एस प्रॉपर्टी, द वैल्यू इज अ सी एस एस वैल्यू। अब ये HTML का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, किसका, एंटायर बॉडी का। हमने लिखा द सी एस एस बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर फॉर एन HTML एलिमेंट। तो बॉडी टैग यानी कि एलिमेंट, हमने लिखा स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, और हमने कलर का नेम क्या रखा, पाउडर। अब जब आप इसका आउटपुट ब्राउज़र में चेक करेंगे तो आपको क्या दिखता है, कलर हमारा डिफरेंट। कोड का हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर आके, तो आप देख सकते हैं बॉडी टैग स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। ध्यान रखिएगा कि जब भी दो वर्ड आएंगे या मोर देन 2 वर्ड्स होंगे, ठीक है, मोर देन 1 वर्ड सॉरी, तो आपको उस 2 वर्ड्स के बिटवीन जो स्पेस होगा उसको हाइफन से मेंटेन करना है, ठीक है, अंडरस्कोर नहीं लगाना है, हाइफन, ठीक है। और उसके बाद आप अपना नेम डिफाइन करें। तो HTML 140 कलर के नेम को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर हम लोग कलर के नेम की बात करते हैं तो CSS की बात हो या HTML की बात हो, टोटल नंबर ऑफ 140 कलर्स आपके एक्सेप्टेबल हैं। और अगर हम लोग कोड की बात करते हैं HTML में तो 216 कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट CSS की बात की जाए तो 16.7 मिलियन कलर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जितने हमारे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है। टॉपिक पर आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे टेक्स्ट कलर, जो कि हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। तो स्टाइल इक्वल टू कलर, और कलर का नेम आपने डिफाइन करना है और आपका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फॉन्ट की हम लोग बात करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉन्ट होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। हम उसको वर्ना और कोरियर के साथ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपने लिखना है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, और आप एग्जांपल रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा फॉन्ट जो है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये डिफरेंट कैसे हमें पता चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर इस एग्जांपल को ओपन कर लेता हूँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है फॉन्ट में। ये फॉन्ट बिल्कुल डिफरेंट है और ये फॉन्ट बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन, जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML आपको ऑफर करता है, बट अपन उसको CSS की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। क्या लिखना है आपको, फॉन्ट का नेम। अब हमें तो पता नहीं कि नेम क्या क्या है, तो कैसे पता लगाएं। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके या फिर आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट, और यहाँ पर आपके सामने फॉन्ट की पूरी लिस्ट अवेलेबल है, क्योंकि जितना भी हम लोग कोडिंग करते हैं वो नोटपैड पर ही करते हैं। अगर आपको फोटोशॉप वगैरह आता है तो आप फोटोशॉप में जाके टेक्स्ट टूल लेके फॉन्ट के नेम पता कर सकते हैं। तो फॉन्ट का जब डेडिकेटेड टॉपिक आएगा तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से फॉन्ट्स हमें वेबसाइट्स में यूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास 1000+ फॉन्ट्स है, मैं कोई भी फॉन्ट लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट बात करेंगे फॉन्ट साइज़ की। सो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट साइज फॉर एन HTML एलिमेंट। तो जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया फॉन्ट साइज 300%, तो यानी कि हर एक एलिमेंट अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप में 100% है, तो हमने उसका 3 टाइम कर दिया साइज़, और इसको हमने क्या बोला, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसमें 50% और उसको इंक्रीज़ कर दो, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ये देखिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ हेडिंग, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो ये लार्जर साइज में दिखाई दे रहा है, पैराग्राफ भी हमें जूम सा दिखाई दे रहा है, बट नॉर्मली ये जो है आपका, अगर मैं एग्जांपल दिखाऊँ इधर, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे, ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है, यानी कि 100% को हम लोग देख रहे हैं, और इस साइज़ को देखिए, डिफरेंस पता चल रहा है साइज़ के अंदर। तो हेडिंग को हमने उसके एक्चुअल साइज़ से एम्पलीफाई किया 200% और ज़्यादा, ठीक है। बात करते हैं अलाइनमेंट। तो हेडिंग के अंदर भी हम लोग अलाइनमेंट पढ़ चुके हैं, अलाइन एट्रीब्यूट, या फिर CSS की हेल्प में आप लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, पैराग्राफ को हमने सेंटर लाइन किया है, तो ये दोनों चीज़ आपको ब्राउज़र में सेंटर लाइन मिलेगी। तो जनरली हेडिंग जो होता है, अगर हम लोग देखते हैं वेबसाइट्स के अंदर, या तो लेफ्ट में होगा या सेंटर में होगा, राइट बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो रेयर की बात आई है तो कब यूज़ होगा भाई, अगर हम लोग US UK बेस्ड अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारा जो कंटेंट का फ्लो होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है। अब मान लो कि आप किसी दुबई बेस्ड कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अरेबिक लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हो, तो वो तो राइट टू लेफ्ट ही चलती है ना,
तब राइट का इस्तेमाल होगा। समझा? तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हेडिंग कहाँ पर है, मिडल में है। चलिए कुछ एग्जांपल्स पर नज़र डालते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, चेकआउट फॉर्म। तो ये तो हो गया इंडियंस के लिए। अब अगर दुबई बेस हम लोग देखते हैं, गल्फ कंट्रीज बेस अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो योर कार्ड बिलिंग एड्रेस, अब क्या दिखाई देता है, राइट हो गया, चेंज हो गया ना। तो राइट कब यूज़ होगा, जब अरेबिक कंट्री के लिए आप काम कर रहे हैं, है ना, तब आपका अलाइनमेंट बदल जाएगा। ऊपर ध्यान दो क्या लिखा है लैंग्वेज, अरेबिक, है ना। तो हमारे यहाँ पर राइट नहीं चलता, ठीक है। अगर कुछ इस तरह की उर्दू अरबिक बेस्ड अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तब राइट का इस्तेमाल होगा, यानी कि जो लैंग्वेजेस राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं। जैसे हम लोग अपनी बुक्स पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग से, है ना, तो उनकी बुक्स पीछे से आगे की तरफ ख़त्म होती है, हमारी आगे से पीछे आगे ख़त्म होती है, उल्टा चलता है। तो अपना कोई भी आप एग्जांपल बनाएं, सो मेक श्योर करें कि लेफ़्ट हो, सेंटर हो, राइट ना हो। यूएस और यूके बेस्ड हमें ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। सो HTML कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग। सो पैराग्राफ बहुत मीनिंगफुल नेम है, पी। बोल्ड करना है तो मीनिंगफुल नेम क्या है हमारे पास, बी, बी फॉर बोल्ड। अगर अपने को इटैलिक करना है तो मीनिंगफुल नेम क्या है हमारे पास, आई। अगर हमें सबस्क्रिप्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सब, और अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सुपर। सो HTML के एलिमेंट्स को ना याद करना बहुत आसान है, मतलब 2-3 बार आप ट्राई करो, आपके फिंगर टिप पर आ जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो क्या आउटपुट आ रहा है, इटैलिक। सबस्क्रिप्ट ये डाउन में जाएगा और सुपरस्क्रिप्ट अपर साइड में जाएगा। सो केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, होल्ड ट्वाइस थ्राइस H2O, तो H2O क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट, है ना। स्क्वायर जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है ना, इस तरह की चीज़ें। सो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो बी किसके लिए हो गया, स्ट्रॉन्ग फॉर इम्पोर्टेंट, आई फॉर इटैलिक, EM फॉर एम्फेसाइज, मार्क फॉर मार्क टेक्स्ट, स्मॉल फॉर स्मॉलर, डेल फॉर डिलीटेड, INS फॉर इंसर्टेड, सब फॉर सबस्क्रिप्ट, सुपर फॉर सुपरस्क्रिप्ट। अब सबके एग्जाम्पल्स देखिए वन बाय वन। HTML बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, बी एंड स्ट्रॉन्ग जो दोनों एलिमेंट हैं, ये दोनों सिमिलर आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देंगे, देयर इज नो डिफरेंस विजुअली। तो आप देखिए यहाँ पर दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, एग्जाम्पल रन करें अगर हम लोग ब्राउजर में, तो आप क्या देख रहे हैं, कंपैरेटिवली नॉर्मल, बी में जो हमने लिखा वो बोल्ड दिखाई दे रहा है। अब दी HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स डिफाइन टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। बी में अगर हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो बोल्ड होती है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, बट स्ट्रॉन्ग में लिखोगे तो बोल्ड तो होगा ही, साथ में एल्गोरिदम SEO के पॉइंट से देखा जाए तो उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। एग्जाम्पल, मेरे पास एक बंच ऑफ लाइन्स है, उसमें मेरा कोई कीवर्ड है और मैं चाहता हूँ गूगल उसको कंसिडर करें, तो वो किस में जाएगा, स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। लाइव एग्जाम्पल्स समझेंगे। द कॉन्टेंट इन साइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड। तो हमने क्या लिखा, दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, आउटपुट देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही आउटपुट आ रहा है ना, मतलब बोल्ड ही आ रहा है ना एक तरह से देखा जाए तो। एंड यूज़र को डिफरेंस नहीं पता लगेगा, बट मुझे पता है एज अ डिज़ाइनर, और गूगल को पता है कि भाई आपने क्या मैसेज दिया इसके अंदर। अब कैसे, चलो एक वेबसाइट देखेंगे, वेब टाइकून्स, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में बेसिकली, इस वेबसाइट का काम क्या है कि भाई ये लोग ना वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, SEO डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का काम करते हैं लोग, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे, नो अस एज अ बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। तो मैं इसको अगर भूल जाऊँ, तो अगर कोई बंदा गूगल में सर्च करा बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, तो कीवर्ड हो गया,
है ना, कि किस में लिखा गया है। H1 है ना, तो ये तो H1 का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया, फोकस कीवर्ड आ गया ना। अब हम छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे कि मेरे आर्टिकल में कीवर्ड कितने हैं। सो हमने लिखा वेब टाइकून्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट एक्सेप्टेड वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। अब ये जो स्टेटमेंट है ये किसके अंदर है? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, क्या दिखता है, समझ आया? यानी कि अगर मेरे आर्टिकल में मुझे लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो कीवर्ड की तरह वर्क कर सकती है तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग में लिखूँगा। ये नहीं कि बोल्ड करने के लिए मैं उसको लिख रहा हूँ। तो ये एंड यूज़र को अलग से हाईलाइट भी होगा, यूज़र के लिए अलग से हाईलाइट हो गया, और गूगल के एल्गोरिथम को पता चला कि ये कीवर्ड है वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, समझा है? तो ये होते हैं कीवर्ड्स। तो जब आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो ना, वो कीवर्ड कहीं ना कहीं जाके किसी वेबसाइट में हिट होता है, उसी के रिलेवेंस में आपके पास कुछ सर्च रिजल्ट आते हैं। भाई जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन, है ना, तो क्या दिखता है? सबसे पहले अरीना एनिमेशन की वेबसाइट आ गई ना। अब इसको छोड़ दें तो लोकल एसईओ काम कर रहे हैं, उसको छोड़ दें, अब डेडिकेटेड सेंटर्स के नेम आने लग गए, यहाँ पर काम कर रहे हैं ना। अब मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ जैसे एग्जांपल के लिए मिक्सर जूसर। अब मिक्सर जूसर ऐसा तो है नहीं कि भाई फ्लिपकार्ट बनाता है या अमेज़ॉन बनाता है, वो तो अलग अलग ब्रांड है ना तो बनाते हैं, है ना। मे बी वो हैवल्स हो सकता है, मे बी वो फिलिप्स हो सकता है, मे बी वो बोरसिल हो सकता है, मे बी वो सुजाता हो सकता है। बट हम क्या देखने वाले हैं, हमने यहाँ से इसको एंटर किया, सर्च को अपना कमिट किया यहाँ से। अब मैजिक देखो, सबसे पहले आपको शॉपिंग ऐड देखने के लिए मिलने चाहिए। शॉपिंग ऐड है यहाँ पर, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? शॉपिंग एड्स। तो यहाँ पर आप देखोगे अमेज़ॉन, फ्लिप्स, वंडर शेफ, विजय सेल्स, अमेज़ॉन, क्रोमा, फ्लिप्स, यानी कि ये ब्रांड जो है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर क्या कर रहे हैं? एड्स रन कर रहे हैं। इसके बाद सर्च इंजन के अंदर कौन ऐड चला रहा है? अमेज़ॉन। इसके बाद नीचे आते हैं, गूगल की अपनी एक लिस्टिंग है, वो हमें सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जियो, है ना, इस तरह से। और नीचे आइए, महाराजा वाइट लाइन इलेक्ट्रिक जूसर, इससे बजाज, सुजाता, फिलिप्स, ये सब आपको दिखाई देंगे। एक बार सर्च को रिलोड कर लीजिए। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। कंप्यूटर में ग्लिच है। चलिए देखते हैं, लेता हूँ। हाँ जी, तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस समझ में आया? अगर आपने किसी चीज़ को जस्ट बोल्ड करना है लेकिन उसको एज ए कीवर्ड कंसिडर नहीं कराना है तो किसमें डालेंगे? बी टैग में। और अगर आप चाहते हैं कि वो बोल्ड भी हो प्लस गूगल उसको कंसिडर करे तो किसमें डालेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HTML में आई टैग यानी कि आई एलिमेंट और EM एलिमेंट, ये दोनों ही इटैलिक प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। The HTML I element defines a part of text in an alternate voice or mood. The content inside is typically displayed in italic. Tip क्या है? The I tag is often used to indicate a technical term, a phrase from another language, a thought, a ship name, etc. आउटपुट चेक करें तो कंपैरेटिवली नॉर्मल टेक्स्ट भी आपको इस तरह से इटैलिक दिखाई देगा। हमारे यहाँ पर इटैलिक बोलते हैं, US UK में इस स्टाइल को ऑब्लिक बोला जाता है, ठीक है।
तो ये जो होता है इसको ऑब्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये टिल्ट होके आता है टेक्स्ट बार। अब देखते हैं हम लोग ईएम का बेनिफिट क्या है। EM element define emphasize text. The content inside is typically displayed in italic, similar to iTag. But a screen reader will pronounce the words in EM with an emphasis using verbal stress. मतलब आप देखते हो विंडो में कई बार आपसे ना बाई मिस्टेक नरेटर एक्टिव हो जाता है, और जिस भी जगह पर आपका माउस जाता है या जो भी कीबोर्ड से आप बटन प्रेस करो बोल के बताता है। तो गवर्नमेंट जो सेक्टर की वेबसाइट्स बनती हैं उसके अंदर गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है, ऑफरिंग्स है, या जो कोई भी नया वो लेके आते हैं योजना अपने एंड यूज़र के लिए, तो वही उनका तो एंड यूज़र कोई भी हो सकता है ना, वो हैंडीकैप हो सकता है, फिजिकली चैलेंज हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। तो गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन रीडर। मे भी कोई ऐसा पर्सन जो दिव्यांग है जो देख नहीं सकता लेकिन वो वेबसाइट को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जहाँ भी माउस लेके जाएगा वो हर एक चीज़ जो उससे भी टच होगा, अगर वो ईएम में होगा तो बोल के बताएगा कंप्यूटर खुद से उसको, ठीक है। हम यहाँ सर्च करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट वेबसाइट, और आप नोटिस कीजिएगा अगर लोड हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ आपको एक्सेसिबिलिटी। तो ये जनरली सिंबल आपको कहाँ दिखाई देते हैं, जैसे आप बस में अगर चलते हो तो बस के डोर के पास आपको दिख जाता है, देखने के लिए क्लिक करते हैं। तो हो सकता है कोई पर्सन जो इतना छोटा मैटर ना पढ़ पाए, जूम करने की फैसिलिटी है ना, यानी कि मैं फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ प्लस कर करके, बड़ा हो रहा है टेक्स्ट एक लिमिट तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा मैं थीम को अगर चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, हो सकता है कोई कलर ब्लाइंड पर्सन उसको कलर में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो चेंज कर सकता है कलर को। इसके बराबर में क्या ऑप्शन है, स्क्रीन रीडर एक्सेस, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएगा आपको कि भाई आप अपने कंप्यूटर में पहले एक सॉफ्टवेयर डालो, लिखा है ना फ्री 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 या फिर कमर्शियल, है ना। जब आप इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे तो क्या होगा, इस वेबसाइट में जो भी पार्ट ईएम में होगा वो अपना बोलने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपके सेल फोन में एक फीचर आता है एक्सेसिबिलिटी, कभी आपसे ना बाई मिस्टेक ऑन हुआ होगा और वो बोलने लग जाता है, जहाँ भी टच करोगे बोलेगा। और जब एक्सेसिबिलिटी मोड में फ़ोन आपका जाता है तो वो सिंगल हैंडेड ऑपरेटेड नहीं होता है, तो फिर ड्यूल हैंड ऑपरेटेड होता है। यानी कि आप फ़ोन को पकड़िए, अगर आपको स्क्रॉल अप करना है दोनों थंब से आपको ऊपर करना होगा, दोनों थंब से डाउन करना होगा, और फिर उसको बंद करने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। तो ये होता है स्क्रीन रीडर का काम, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो वेबसाइट्स बनी होती है उनके लिए। नॉर्मल कमर्शियली जो वेबसाइट बनी होती है उसमें आपको स्क्रीन रीडर नहीं मिलता है देखिए, और जैसे आप फ्लिपकार्ट में जाओगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फ्लिपकार्ट एक बीटा फेज़ में एक प्रोजेक्ट चला रहा है अपना। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट बायर हो फ्लिपकार्ट के, तो अब जब आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाते हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर फ्लिपकार्ट आपको ऑफ़र करता है, हर एक चीज़ को बता के बोलता है इसके बारे में, ठीक है। एक चीज़ और नोटिस किया होगा, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आज के डेट में वीडियो सपोर्ट आ गया है, नोटिस किया फ्लिपकार्ट के अंदर नीचे रहता है वीडियो सपोर्ट। भाई मे भी हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर सेक्शन में जहाँ पर आपको वीडियो सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही मतलब एक टीम है 10-20 लोगों की जो सभी जगह पर अवेलेबल है। जिस सेक्शन में जाओगे, लाइक मैं टेलीविज़न में जाता हूँ तो टेलीविज़न के एक्सपर्ट बैठे हैं उस सेक्शन के अंदर, तो वो आपको कंपैरिजन बता देंगे आपके बजट के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा। आप ले सकते हो वीडियो सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको क्लियरिटी होगी तो आप इजीली बाय कर पाओगे ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोलूँ, आपको एक स्मार्ट टीवी खरीदना है, स्मार्ट टीवी लाइक एक नॉर्मल टीवी जो स्मार्ट टीवी का डिफरेंस आता है, भाई मैं यूट्यूब चला सकता हूँ, बेसिक्स एग्जाम्पल। बट मैं आपको ये बोलूँ कि कौन सा लेना है आपको, वेब ओएस या एंड्रॉयड, तो क्या प्रेफर करोगे? एंड्रॉयड, गलत चॉइस। क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर आपने एक प्रॉब्लम फेस किया होगा कि आप आज फ़ोन खरीद के लाओ, 1-2 साल बाद वो लैग करने लग जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जस्ट लाइक अ डिस्कवर बाइक, 1 साल मस्त, उसका चैन की खड़खड़ 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 परेशान करना चालू, वही सेम प्रॉब्लम एंड्रॉयड के साथ आती है। अब हमें पता ही नहीं वेब ओएस के बारे में,
अगर हमें पता होता तो हमारी चॉइस क्या होती, वेब ओएस। वेब ओएस जैसा लोगे जब तक टीवी चलाओगे वैसा ही रहेगा, ये डिफरेंस है। तो हमें नहीं पता ना कि हमें कौन सा लेना, लेकिन हमें ये पता है स्मार्ट लेना, तो हमने तो ये पता है भाई यूट्यूब चलता है, यूट्यूब किस में चलता है, प्ले स्टोर पे आता है, तो हमने एंड्रॉइड ले लिया, पैसा भी ज़्यादा पे किया, फ़ायदा कुछ नहीं है। इसलिए चॉइस क्या होनी चाहिए, वेब ओएस। वेब ओएस में आप जो भी एक्सपीरियंस करोगे एकदम स्मूथ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए एक्सपर्ट सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, नहीं पता तो क्लियर हुआ। स्क्रीन रीडर वाला एग्जांपल इसके लिए फिजिकली जो चैलेंज लोग है ना। नेक्स्ट, मार्क टैग। द HTML मार्क एलिमेंट डिफाइंस टैग्स दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड। हम अपने स्टडी टाइम में नोट्स बनाते थे तो क्या करते हैं, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं भाई, वो लाइन मुझे अलग से बुलेट पॉइंट्स हाईलाइट हो ताकि मैं मेजर पॉइंट्स को फटाफट से स्टडी कर लूँ। सो हमने क्या लिखा, डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क। अभी ये भूलना नहीं है, तो हमने इसको क्या करा, हाईलाइट पे डाल दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए येलो रहेगा, आप बाद में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग CSS से बदल सकते हो। डिफ़ॉल्ट ये येलो कलर ऑफर करता है। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस स्मॉलर टेक्स्ट। आप किसी भी हेडिंग्स के अगेंस्ट कोई छोटा सा सब हेडिंग लिखना चाह रहे हो, जैसे मैंने कोई कभी एग्जांपल दिखाया था, गूगल इमेजेस, तो छोटा सा नीचे लिखा है ये जैसे कि एग्जांपल है, तो आप स्मॉल टैग में डालो तो क्या होगा, नॉर्मल टैक्स के कंपैरेटिवली ये आपको स्मॉलर साइज में दिखाई देगा। भाई मैंने लिख दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यूज़र के फोकस में बहुत ज़्यादा है, लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना, स्टार लगा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है, वो है वहाँ पर, लेकिन मैं यूज़र का ध्यान उस पर नहीं लाना चाहता। लेकिन कल को कोई बोले आके कि भाई आपने बताया नहीं, भाई था वहाँ पर, आपने देखा नहीं, है ना। नेक्स्ट क्या है, डेल, मतलब डिलीटेड। The HTML del element defines text that has been deleted from a document. Browsers will usually strike a line through deleted text. So my favorite color is blue. ठीक है, हमने इसको कट किया, क्या लिखा, रेड, तो ब्लू नहीं है, रेड है हमारा, तो क्या दिखाई देगा, ब्लू आपको इस तरह से कट मोड में मिलेगा, और उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है, रेड, है ना। अब ये एक एग्जांपल है, नॉर्मली हमें कहाँ मिलता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट में, जहाँ भी प्राइस स्लाइस हो जाते हैं, भाई 999 हो गया 499, तो यही मिलता है ना। नेक्स्ट, इंसर्टेड। The HTML inserted element defines a text that has been inserted into a document. Browser will usually underline inserted text. So इस स्टेटमेंट में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारा जो मैटर है वो क्या लिखा रहा है, ये तो देखो डिलीटेड है ना, और ये क्या है, इंसर्टेड यानी अंडरलाइन। तो अर्लियर HTML4 में अंडरलाइन के लिए हम लोग यूज़ करते थे यू टैग। HTML5 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके अंदर इंसर्टेड टैग आ गया, वो डेप्रिकेट हो गया, बंद हो गया। नेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट। The HTML sub element defines subscript text. Subscript text appears half a character below the normal line. जैसे कि H और O ये एक लाइन है, लेकिन हाफ बिलो हो गया 2 नीचे, and is sometimes rendered in a smaller font. Subscript text can be used for chemical formulas like H2O, ठीक है। तो ये आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, दिस इज सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट, तो ये आपका बॉटम की तरफ फ्लो करते मिलेगा। इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट आता है। The HTML superscript element define is superscript text. Superscript text appears half a character above the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. Superscript text can be used for footnotes like www, ठीक है। अब ये क्या है, फुटनोट क्या होते हैं, तो आजकल जो लेटेस्ट बुक्स पब्लिश हो रही हैं बच्चों के लिए ना, अगर आपके घर में कोई बच्चा है छोटा, अगर आप उसका देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में, तो पूरे चैप्टर के जो हाईलाइटेड चीज़ों को नीचे अलग से लिख दी जाती है फुटर में, उसको बोलते हैं फुट नोट्स। तो उसका मीनिंग फुल फॉर्म वहाँ पर लिखा होता है कि इस 1 का फुल फॉर्म क्या है, 2 का फुल फॉर्म क्या है, 3 का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से। या फिर इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक MC², वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फुट नोट के लिए, जहाँ भी आपको अपर साइड कोई वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है उसको यूज़ करिए। सुपरस्क्रिप्ट। तो
तो आज के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कोटेशन, कमेंट, कलर, CSS एंड लिंक्स। ठीक है, फाइल आपके साथ शेयर करें, गो थ्रू कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।